All right, people, let's start a new standard SA 570 going concern. Again, बहुत ही प्यारा स्टैंडर्ड है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल 4 में से 4 वाला स्टैंडर्ड है। और यहाँ पे एक रिपोर्टिंग वाला सेगमेंट है जहाँ पे 2 नंबर के एमसीक्यू बड़ेगा चटपटे एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, रिसेंट अटेम्प्ट में आए भी थे, आने वाले अटेम्प्ट में भी यहाँ से 2 नंबर के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? अगेन, जब हम यहाँ पे लेक्चर में डिस्कशन कर रहे हैं तो रटने की कोशिश नहीं करेंगे, या रटने की जिम्मेदारी तुम्हारी इसमें। मेरा तो काम है तुम्हें कॉन्सेप्चुअली पूरे स्टैंडर्ड में जो भूमिका दे रखी है उसको समझाओ। ठीक है, पूरा एक एक ढंग से पूरा लॉजिकल माइंड से अपन पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तुम्हें अपने आप को ऑडिटर मानना है। हो भाई, तुम बस पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम मान के चलो कि तुम किसी क्लाइंट की प्लेस पे ऑडिट करने गए हुए हो और ये स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन तुम्हें प्रैक्टिकली वहाँ पे अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो बस उसी थिंकिंग से सब पढ़ोगे ना, बड़ा इजी स्टैंडर्ड लगेगा। स्टार्ट करें। डन। सो ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, पहले तो आराम से थोड़ी बातें करते हैं। गोइंग कंसर्न, सबसे पहला तुमने इसके बारे में कहाँ सुना? 11th क्लास में अकाउंट्स पढ़ते समय ही हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल सुना, गोइंग कंसर्न। जो भी आज तक तुमने नॉर्मली अकाउंटिंग पढ़ी है वो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही तो होती है। तुम मान के चलते हो, तुम जब अकाउंट्स कर रहे होते हो ना, तुम मान के चल रहे हो एंटिटी गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न मतलब फोर्सिबल फ्यूचर, जो फ्यूचर दिख रहा है उसमें उसके असेट विल बी एबल टू पे इट्स लाइबिलिटीज, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मतलब बढ़िया तरीके से बिजनेस रन चलेगा। तो जो नॉर्मली तुमने अकाउंट्स में सीखा है वही अकाउंटिंग करोगे। बट वॉट इफ गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट, मतलब फ्यूचर थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा है, तो वहां पे भी तुमने एडवांस अकाउंटिंग में एक टॉपिक पढ़ा है, लिक्विडेशन अकाउंटिंग। अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है तो लिक्विडेशन अकाउंटिंग करनी है, दैट्स इट। क्या ये बात आपको समझ में आती है? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑडिटर तो अकाउंटिंग करता नहीं है। अकाउंटिंग करवानी किसको है? मैनेजमेंट को करवानी है, एंटिटी के, क्लाइंट के, मतलब जो भी क्लाइंट है एक्स लिमिटेड लेट्स है, उसके मैनेजमेंट को अकाउंटिंग करवानी है। तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न असेसमेंट किसकी होगी? मैनेजमेंट की। अरे, अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न से करनी है या नहीं करनी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट असेसमेंट करेगा। इतना समझ में आता है? इतनी बेसिक बात समझ में आती है? क्या क्या हमने डिस्कस करा? गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग या लिक्विडेशन अकाउंटिंग। अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है तो लिक्विडेशन अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, गोइंग कंसर्न का असेसमेंट कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इतनी हमने बेसिक भूमिका बनाई। तो जो बेसिक भूमिका बनाई ना, उससे रिलेटेड पहले तो 2 टॉपिक खत्म करो। मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न एंड इट्स सिग्निफिकेंस, जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू है, इसको आप रीड करके चलोगे, खुद से रीड करोगे। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, बस जो जो मैंने हाईलाइट करा है ना उसको मैं एक बार रीड करवा देता हूँ। मतलब जो रेड से करा है ना उसको अपन एक बार रीड कर लेते हैं। Enterprises is expected to continue its operation for the foreseeable future with no intention or necessity of liquidation or significant downsizing. ठीक है, assumption of significantly impacts the preparation of FS. If the entity is not going concern, statement are prepared on a liquidation basis with asset and liabilities adjust to reflect their realizable value. ठीक है, एडवांस अकाउंट में लिक्विडेशन अकाउंटिंग भी तुम पढ़ते हो आईपीसीसी लेवल पे। ठीक है सर, इतनी बेसिक बात हमें क्लियर है। अच्छा, अब गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किसको करना है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर द असेसमेंट ऑफ एंटिटी, इट इज अल्टीमेटली द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना। तो सर क्या होता है, कैसे करते हैं? देख, कुछ नहीं होता। आज खड़े हैं, वो कम से कम मिनिमम 12 महीने का पीरियड, ये मिनिमम 12 महीने का पीरियड का डिस्कशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे अपन कुछ बात करेंगे पर अपन तो समझते हुए पहले ही चलेंगे। ठीक है, देख आज मैनेजमेंट खड़ा है, वो मिनिमम 12 महीने का असेसमेंट करेगा। और मिनिमम 12 महीने है ना, कि असेसमेंट करेगा यार कंपनी के क्या होगा, कैसे कैसे इवेंट हो गए, क्या सर्कमस्टेंसेज हो गए, ये वो असेसमेंट करेगा। ठीक है, तो असेसमेंट इस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस असेसमेंट के बेसिस पे उसको आज जजमेंट लेना है कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है या नहीं है।
बात समझ में आती है? ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो फ्यूचर की बातें हो रही है, उसको असेसमेंट किसका करना है? आज खड़ा है, फ्यूचर का असेसमेंट करना है, तो क्या फ्यूचर थोड़ा धुंधला-धुंधला नहीं दिख रहा? हाँ सर, फ्यूचर तो थोड़ा धुंधला-धुंधला है। धुंधला-धुंधला मतलब क्या कि कोई फ्यूचर को क्या कोई एक्यूरेटली मेजर कर सकता है क्या? नहीं सर, फ्यूचर अनसर्टेन रहता है, अनसर्टेन फ्यूचर आउटकम्स ऑफ इवेंट और कंडीशन। ठीक है, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मेक्स अ जजमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। एक एक वर्ड पे फोकस करो, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। आज वो जजमेंट ले रहा है अबाउट फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, अबाउट फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट और कंडीशंस। क्या ये बात आपको समझ में आ? ठीक है, पॉइंट इज क्लियर, डन। अब जब वो जजमेंट ले रहा है ना, मैनेजमेंट जजमेंट ले रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम अबाउट द फ्यूचर अनसर्टेन कंडीशंस, तो कुछ फैक्टर्स ऑब्वियसली उसके जजमेंट को इम्पैक्ट करेंगे। जैसे पहला क्या है? डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ इवेंट और कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस का निर्णय आने वाला है, ठीक है, तो वो निर्णय फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। देयर इज अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड। ठीक है, अच्छा, हाईली अनसर्टेन होगा तो जजमेंट लेना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सेकंड, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, द नेचर एंड कंडीशन ऑफ हिज बिजनेस एंड द डिग्री टू विच इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट द जजमेंट। जजमेंट लेते समय बहुत सारी चीज़ें इंपैक्ट करती है कि एंटिटी का साइज क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, एंटिटी का बिजनेस का नेचर क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कितना इंपैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो क्या एंटिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती थी क्या रशिया यूक्रेन से, तो वो कुछ बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो गए क्या? ऐसे फैक्टर्स, तो ये जजमेंट लेते समय ये फैक्टर्स को कंसीडर करा जाता है। और एक और छोटी सी चीज, जजमेंट लेते समय आज जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना, उसके बेसिस पे जजमेंट लिया जाता है। एनी जजमेंट अबाउट द फ्यूचर इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द टाइम एट विच जजमेंट इज मेड। कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट तो ऐसे हो सकते हैं जो टोटली डिफर कर दे इंफॉर्मेशन को। Subsequent event may result in outcome that are inconsistent with the judgment that were reasonable at the time that were made। देखो भाई, आज जजमेंट लिया है, ठीक है, कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट टोटली इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं, जिसके कारण आपका जजमेंट ऊपर नीचे हो सकता है। सर फॉर एग्जांपल, तुम्हारे मई 2025 में कितना गैप रह गया? कितना गैप रह गया? मुश्किल से 1.25 महीने। तुमने आज प्लानर बनाया कि मैं ऐसे ऐसे कोर्स करूंगा, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास में आज अवेलेबल थी, ठीक है, 10-15 दिन बाद में कुछ और सर्कमस्टेंसेस हो गए, 10-15 दिन में तुमने लेट से कुछ पढ़ाई नहीं करी, तो तुम अब कुछ और इवेल्युएशन पे आ जाओगे। बात समझ में आती है? भाई जजमेंट मैनेजमेंट भी आज ले रहा है ना यार, आज के बाद में जो इवेंट्स हो गए वो अनसर्टेन है, एंड उसके रिजल्ट बहुत इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आती है? तो ये कुछ बेसिक 3 पॉइंट है, थोड़ा सा याद करना है आपको। ये वाला टॉपिक स्पेसिफिकली एग्जाम में आ जाए तो पूरा याद करके जाना पड़ेगा। बट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जजमेंट लेगा आज, आज जजमेंट लेगा अबाउट द गोइंग कंसर्न। वो इवेंट और कंडीशन जो फ्यूचर है ना, अनसर्टेन है, उसको देखेगा और जजमेंट आज लेगा। और कुछ फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ द बिजनेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसके कारण जजमेंट इफेक्ट होता है। देन आज जजमेंट ले रहे हैं गिवन इन्फॉर्मेशन पे, सब्सिक्वेंट इवेंट कैन टर्न अप डिफरेंटली। ठीक है, डन। अब आओ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे पहली बात, 3 नंबर का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर पे पूछा जा सकता है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले तुम्हें मैनेजमेंट का काम समझ में आ गया, असेसमेंट करना, गोइंग कंसर्न का, ठीक है। ऑडिटर खुद नहीं कर रहा, मैनेजमेंट कर रहा है, तो ऑडिटर क्या करेगा? सर, ऑडिटर विल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस regarding and conclude on the appropriateness of management use. Focus on the word of management use of the going concern basis of accounting in the preparation of FS। अरे वो मैनेजमेंट ने असेसमेंट सही करा है नहीं करा है, उससे रिलेटेड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमको लेना है।
अभी पढ़ के आए हो ना, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, तो वो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएटली गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट और नॉट, वो हम उससे रिलेटेड हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इजी। सेकंड पॉइंट, हा ये लाइन तो बार बार रिपीट होगी, टू कंक्लूड बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, जो भी तुम्हारा ऑडिट एविडेंस तुम्हें मिला है ना, उसके बेसिस पे ऑडिटर को कंक्लूड करना है कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, exist relating to event or conditions that may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. Third is very easy to report in accordance with the essay. यहाँ पे रिपोर्टिंग भी होती है, वो अपन बात करेंगे, बट लेट्स ब्रेक इट, क्योंकि एक लाइन बार बार रिपीट होगी ना, तो उसको अपन लिखते हैं एक बार। इवेंट एंड कंडीशन, इवेंट एंड कंडीशन that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern। माय डियर स्टूडेंट्स, फोकस आप इधर करो। चलो, अब स्टूडेंट्स देखो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन कम से कम 7 से 8 बार स्टैंडर्ड में रिपीट होगी, तो इसको अपन एक बार बोलते हैं, धीरे धीरे बोलो, याद करनी है इस लाइन को, लिखनी है एग्जाम में। इवेंट और कंडीशन, इसके एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे बहुत सारे। इवेंट एंड कंडीशंस that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern। एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ इवेंट एंड कंडीशन का। इवेंट एंड कंडीशन, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं तुम्हारे साथ में लेता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पड़ेंगे यार, क्या टेंशन ले रहे हो। डिबेंचर की मेच्योरिटी आ गई थी, पे करना है, पे करते समय लिक्विडिटी क्रंच है, तो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा सर दिस इज अ इवेंट एंड कंडीशंस दैट कैन कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट? ठीक है, और एग्जांपल देता हूँ। कोई कोर्ट का निर्णय आने वाला है, और वो कोर्ट का निर्णय में अगर अनफेवरेबल हो गया, तो डेट कैन कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट। लेट्स से 50 लाख का कंपनसेशन कंपनी को देना पड़ सकता है अगर कोर्ट का निर्णय अनफेवरेबल आ गया तो। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इवेंट एंड कंडीशंस। ठीक है, आपकी रॉ मटेरियल जहाँ से आता था, वहाँ से बहुत दिक्कत हो गई है, शॉर्टेज हो गई रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है, मतलब आएगा नहीं तो आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, फिनिश गुड्स कैसे बनाओगे? दैट इज इंडिकेटर ऑफ इवेंट एंड कंडीशन, दैट इज एग्जांपल ऑफ इवेंट एंड कंडीशंस। तो जरूरी नहीं है हर इवेंट एंड कंडीशन सिग्निफिकेंट डाउट पैदा कर दे, और ऑडिटर को इवेल्युएट तो करना पड़ेगा ना कि यार ये इवेंट एंड कंडीशंस है, क्या ये सिग्निफिकेंट डाउट एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न कर पे क्वेश्चन मार्क उठा रही है क्या? ये पॉइंट है। ठीक है, इसके लिए अपन टॉपिक्स पढ़ेंगे, स्टोरी फॉर्म में चलेंगे ना, तो धीरे धीरे करके आपको ये इवेंट एंड कंडीशंस के बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, मैं रीड कराऊंगा उनको। ठीक है, आओ अब फर्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिटर के प्रोसीजर्स के हिसाब से। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर को क्या अप्लाई करने हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है समझना। देखो आपके लिए बहुत बढ़िया चार्ट बना रखा है मैंने, एक बढ़िया 2 बाइफर्केशन कर रखी, फोकस करना। ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना है, तो उसमें करना क्या है? देखो फोकस, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना है। क्यों? ताकि पता पड़ पाए कि कोई ऐसी इवेंट एंड कंडीशन है क्या टेट में का सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है, मैनेजमेंट को असेसमेंट करना होता है। हाँ सर, तो बोलते हैं मैनेजमेंट को प्रीलिमिनरी असेसमेंट करना है। हम सीधे मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, मैनेजमेंट
इंक्वायरी करेंगे हम तुमसे कि क्या तुमने असेसमेंट करा है क्या। मैनेजमेंट के पास में दो ही आंसर होंगे। मैनेजमेंट बोलेगा यस, मैनेजमेंट बोलेगा नो। मैनेजमेंट ने बोला यस तो हम उससे पूछेंगे इंक्वायर, वापस वही लाइन, वेदर इवेंट और कंडीशंस that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern is identified। और अगर इवेंट एंड कंडीशंस आइडेंटिफाई हुए तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है उनसे डील करने का। सिंपल इज दैट। मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो हम अब थोड़ा सा बोलेंगे कि यार तुमने अगर मना करा है कि तुमने अगर असेसमेंट ही नहीं किया तो हाउ यू आर अप्लाइंग गोइंग कंसर्न। बचपन में वो 11th क्लास में मान लिया था क्या तुमने कि गोइंग कंसर्न ही करना है हमेशा। हम मैनेजमेंट से पूछ रहे कि अगर तुमने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट ही नहीं किया तो व्हाट इज बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग। एक तरीके से तुमने उसका गला पकड़ लिया, गला मत पकड़ना, कॉलर पकड़ लेना, ठीक है। कॉलर पकड़ लिया, अरे तूने करा ही नहीं तो गोइंग कंसर्न किस बेसिस पे कर रहा है। और फिर वापस उसको बोलो एंड रिक्वेस्ट टू असेस। क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है। एंड लास्ट में एक स्टैंडर्ड एक चीज बोलता है, मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सर ऐसा क्यों? ये तो हर समय करना है। यहाँ पे स्पेसिफिकली ये पॉइंट इसलिए बोला क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड गोइंग कंसर्न इज अ सीरियस इशू। इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, आपको अलर्ट रहना है ताकि इवेंट एंड कंडीशंस के बारे में पता पड़ पाए। क्या ये प्रोसेस समझ में आता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसेस वेरी सिंपल। हमको पता करना है कि कोई इवेंट एंड कंडीशंस है क्या डेट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट। तो हम किससे इंक्वायरी करेंगे? हम करेंगे इंक्वायरी मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट तूने प्रिलिमिनरी असेसमेंट करा क्या। मैनेजमेंट ने बोला हाँ करा, तो बोला कुछ मिला क्या? कुछ मिला तो बेटा तेरा प्लान क्या है, खत्म। मैनेजमेंट ने बोला ना, तो हम बोलेंगे कॉलर पकड़ के, लिखना मत ये, हम बोलेंगे व्हाट इज योर बेसिस ऑफ डूइंग गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग देन। अरे तू किस बेसिस पे कर रहा है अगर तूने असेसमेंट ही नहीं किया तो। फिर बोलेगे भाई कर ले असेसमेंट। क्या ये फील से पढ़ा तुमने? ठीक है। एंड लास्ट में एक पॉइंट का ध्यान रखना, यू नीड टू मेंटेन अ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस, दिस इज अ वेरी ग्रेव इशू। ठीक है। डन। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। ठीक है। इसको रीड करो अच्छे से, पूरा अच्छे से रीड करो। वीडियो को पॉज करके फिर मैं एक बार करवा देता हूँ। 2 मिनट के भी क्या देने, वीडियो को पॉज कर लो तुम, मैं तो आगे बढ़ूँ। ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो एक बार, इसको एक बार पूरा पढ़ो। ठीक है। फिर मैं आपको वापस एक बार रीड कराता हूँ। ठीक है। अब देखो, आई होप तुम इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो। When performing risk assessment procedures as required by SA 315, the auditor shall consider whether event and conditions that may cause significant doubt फलाना फलाना। इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर डिटरमाइन करेगा वेदर मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी परफॉर्म अ प्रीलिमिनरी असेसमेंट। ठीक है। अगर ये असेसमेंट कर दिया है तो मैनेजमेंट से डिस्कस करो एंड डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड इवेंट एंड कंडीशंस। पूरा के पूरा वही लाइन, एंड इफ सो व्हाट इज द मैनेजमेंट प्लान्स टू एड्रेस देम। अगर असेसमेंट नहीं किया है तो भाई क्यों नहीं किया? असेसमेंट नहीं किया तो व्हाट इज द बेसिस फॉर द इंटेंडेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। किस बेसिस पे गोइंग कंसर्न कर रहे हो? एंड इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट वेदर इवेंट एंड कंडीशंस exist that individually or collectively may cast significant doubt to entity's ability to continue as a going concern. As auditor, you need to maintain a professional skepticism. You need to be alert throughout the audit for audit evidence of event or conditions that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. क्या ये लाइन रिपीट पे रिपीट हो रही है? ठीक है। आपको भी रिपीट पे रिपीट करके इसको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, इसलिए मैंने अलग से लिखवाई थी इसको। दिस इज़ योर फर्स्ट पेज ऐसे 570 गोइंग कंसर्न का। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये था रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट ने कराया क्या? प्रीलिमिनरी असेसमेंट। ठीक है। अब ये बार बार हम इवेंट और कंडीशन की बातें कर रहे हैं, तो लो भाई तुम्हारे सामने इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए इवेंट और कंडीशंस के डेट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड,
बहुत ही रेयरली ऐसा होगा, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन में आपसे एग्जांपल्स की लिस्ट पूछ लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपसे क्या एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंडीशन है, ये फाइनेंशियल है, ऑपरेटिंग है या अदर इवेंट और कंडीशन है। इसकी भी 3 बाइफर्केशन है, तो आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं। एंड दूसरा, एक केस स्टडी फॉर्म में नेक्स्ट टॉपिक से लिंक करके मैं बताऊंगा, जो आपके आईसीएस स्टडी मटेरियल में टेस्ट और नॉलेज में क्वेश्चन दे रखा है, वो मैं बताऊंगा कैसे एक और पूछ सकते हैं, वो तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स है फाइनेंशियल इवेंट और कंडीशंस। पहला, नेट लाइबिलिटी और नेट करंट लाइबिलिटी पोजीशन। सेकंड, फिक्स टर्म बोरिंग अप्रोचिंग मेच्योरिटी और लिक्विडिटी के इश्यूज है। थर्ड, विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर ने बोल दिया आज से भाई साहब पहले पैसा दो फिर माल लेके जाओ। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हो रखे हैं, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है तो थोड़ा सा सीरियस इशू वैसे भी रहता है। फाइनेंशियल रेशियोज बड़े एडवर्स हो रखे हैं। सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस जिसके कारण असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इम्पेयरमेंट्स हो रहे हैं। डिविडेंड डिविडेंड आउटस्टैंडिंग है या देना ही बंद कर दिया है, मतलब मना ही कर दिया भाई अब डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स, इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद द लोन अग्रीमेंट्स की टर्म्स से कंप्लाई नहीं कर पा रहे। क्रेडिट से कैश ऑन डिलीवरी, वो तो बात करी थी अपन ने। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग, नया प्लांट लगाना है या एक्सपेंशन करना है, कोई लोन देने को रेडी नहीं है। दीज आर सम कंडीशंस, दीज आर सम इवेंट एंड कंडीशंस। ठीक है, ये फाइनेंशियल कंडीशंस है। पता पड़ रहा है यार, सीधे सीधे आप एग्जांपल्स पढ़ोगे तो भी पता पड़ रहा है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट व्हाट यू नीड टू डू, आपको बस इसको रीड करके चलना है। अच्छे से रीड करके चलोगे तो भी आपको लॉजिकली समझ में आएगा। एग्जाम में गलती से पूछ भी लिया 4 नंबर का क्वेश्चन, आप लिख पाओगे। ठीक है, ऑपरेटिंग है, मैनेजमेंट का इंटेंशन है टू लिक्विडेट द एंटिटी और टू सीज ऑपरेशन। लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, ऊपर चले गए भाई साहब, जरूरी नहीं ऊपर चले गए या छोड़ के चले गए और उनका रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, लॉस ऑफ मेजर मार्केट की कस्टमर फ्रेंचाइजी लाइसेंस और प्रिंसिपल सप्लायर। नेस्ले, जैसे नेस्ले से रिलेटेड मैगी में कुछ इश्यूज आए थे। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, अ, हाँ यही कंपनी थी ना, हाँ शायद कंपनी तो मैंने सही बोली है। हाँ, मैगी के कुछ इश्यूज नहीं आए थे बचपन में, तुमने सुना हो तो, कि मैगी में ये है वो है फलाना है। ठीक है, नेस्ले इंडिया के 40% शेयर्स क्रैश हो गए थे। ठीक है, वो क्या था भाई, वो गोइंग कंसर्न पे ही तो इश्यूज थे। लेबर की डिफिकल्टी, शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाई, एमरजेंस ऑफ बिग कॉम्पिटिटर। किसी भी इंडस्ट्री में रिलायंस आ जाए ना तो समझ लेना भाई साहब धंधा कभी भी बंद हो सकता है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? अदर इवेंट्स और कंडीशंस, अदर इवेंट क्या, नॉन कंप्लायंस विद कैपिटल स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी एक्शंस, चेंज इन लॉज रेगुलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड कैटेस्ट्रॉपिक इवेंट्स। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, गेम्स, स्पोर्ट्स गेम्स, गेमिंग से रिलेटेड चेंज हो गई थी, कुछ जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन आया था, तो बड़ा वो खतरनाक था। वो गोइंग कंसर्न पे क्वेश्चन मार्क उठ गया था पूरा गेमिंग इंडस्ट्री पे। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। तो ये आपके कुछ इवेंट और कंडीशंस है दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, अब ये तो एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की बस तुम हेडिंग पढ़ो एक बार, जस्ट रीड केयरफुली। अब देखो, हम पहले एग्जाम्पल्स पढ़ के आए। ठीक है, यहाँ पे अब ऑडिट प्रोसीजर किसके बारे में बात कर रहा है कि इवेंट एंड कंडीशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब क्या करना है मेरे भाई, इवेंट कंडीशन मिल गई, क्या करे क्या करे क्या करे, वो वाला मुद्दा है। पहले तो तुमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करा था मैनेजमेंट से कि भाई मैनेजमेंट इवेंट कंडीशन ढूंढो, प्रिलिमिनरी असेसमेंट किस बेसिस पे कर, प्रिलिमिनरी असेसमेंट करा है नहीं करा है, वो वाली बात थी। फिर तुमने एग्जाम्पल्स पढ़े। अब टॉपिक क्या है, ऑडिट प्रोसीजर व्हेन इवेंट एंड कंडीशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो एज अ ऑडिटर क्या करना है, टॉपिक समझे क्या? आईसीआई स्टडी मटेरियल की एक टेस्ट ऑन नॉलेज में तुम की स्टडी देखोगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ आपको ऐसे ही ये जो एग्जांपल्स दे रखे ना, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे होंगे। फिर बोला जाएगा एज अ ऑडिटर व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या तुम ऑडिट प्रोसीजर क्या करोगे यहाँ पे। तो ये किसका टॉपिक है भाई, किसकी तरफ हाईलाइट कर रहा है, वो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर की तरफ हाईलाइट कर रहा है। बहुत बढ़िया केस स्टडी, एक बार देखना तुम। ठीक है,
सो क्या है तुम्हारे प्रोसीजर्स? देखो, सिंपल इज डैट। हम वापस एक बार तो उससे पूछ लेंगे कि मैनेजमेंट अगर गोइंग कंसर्न का असेसमेंट नहीं करा है, तो हम उससे वापस रिक्वेस्ट कर लेंगे। जो पुराना पॉइंट था ना, वही रिपीट हो गया। इफ मैनेजमेंट हैजंट असेस्ड गोइंग कंसर्न, रिक्वेस्ट देम टू डू सो। ठीक है, अब यार इवेंट कंडीशन मिला है तो मैनेजमेंट प्लान तो बनाएगा। तो मैनेजमेंट के प्लान को इवैल्यूएट करेंगे, मैनेजमेंट के फ्यूचर एक्शन प्लान को इवैल्यूएट करेगी, उसकी फीजिबिलिटी और उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से कोई डेटर था जिससे बहुत पैसे मांगते थे, वो डेटर दुबई भाग गया हबीबी हबीबी करते हुए। तो हमने मैनेजमेंट से पूछा, मैनेजमेंट यार वो बहुत बड़ा पैसा तुम्हारा बाकी है, क्या करोगे तुम? तो बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलता है कि सर हम उसको रोज कॉल करेंगे, हबीबी हबीबी हमारे पैसे दे दो। वो बोले, तो मैंने कहा फिर उसने क्या, वो क्या करेगा? तो वो उन्होंने बताया कि सर वो दे देगा। तो मैंने कहा नहीं, नहीं दिया तो क्या करोगे? बोले सर हम उसको वापस कॉल करेंगे, हबीबी हबीबी हमारे पैसे दे दो। मैंने कहा वाह, जोरदार प्लान है तुम्हारा, क्या प्लान बनाया है तुमने। तो हम मैनेजमेंट के प्लान की फिजिबिलिटी, उसकी इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करेंगे। ठीक है, ये तो दो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, कुछ है ही नहीं। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है। क्या होता है, समझना। क्या होता है, मैनेजमेंट है ना, ऐसे केसेस में कैश फ्लो फोरकास्ट बनाता है। जैसे आज अपन खड़े 2024-25 में, तो मैनेजमेंट 2025-26, 2026-27, ये ईयर्स कितने भी हो सकते हैं, 2027-28, ये इनसे रिलेटेड फ्यूचर का असेसमेंट बनाता है कि कैश फ्लो कैसे कैसे होगे, किधर किधर से इनफ्लो होगा, किधर से आउटफ्लो होगा। ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, ये फ्यूचर से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो अजम्पशंस लिए जाएंगे। तो हमें क्या देखना है कि क्या ये मैनेजमेंट के अजम्पशंस रीजनेबल है क्या? मैनेजमेंट ने डेटा जो सेलेक्ट करा है, जिसके बेसिस पे ये कैश फ्लो फोरकास्ट करा है, वो डेटा रिलायबल है क्या? ठीक है, बात समझ में आती है? हम मैनेजमेंट को बोलेंगे, मैनेजमेंट यार ये वो कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया ना, वो दे दे यार। मतलब अल्टीमेटली काम तो मैनेजमेंट ही कर रहा है, तुम तो उसी से ले ही तो रहे हो। और कैश फ्लो फोरकास्ट लेने के बाद में अजम्पशंस रीजनेबल है क्या, डेटा रिलायबल है क्या, ये चेक कर लेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आती है? आओ इधर। इफ अ कैश फ्लो फोरकास्ट is key to assessing future outcomes, the auditor shall evaluate the reliability of the data used, assess the adequacy of support for its assumptions. ठीक है, फोर्थ, कोई और लेट से मैनेजमेंट के असेसमेंट करने के बाद में कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उसको भी आपको कंसीडर करना है। एंड लास्ट फाइनली व्हाट यू नीड टू ऑब्टेन अ WR रिलेटिंग टू मैनेजमेंट प्लान अबाउट द फीजिबिलिटी, अबाउट द इफेक्टिवनेस। इससे रिलेटेड तुम क्या कर लो, WR ले लो, बात खत्म। क्या इजी पॉइंट है, क्या बच्चों वाले पॉइंट है यार? कुछ कुछ है टेक्निकल नहीं है। बस तुम्हें एक प्रोसेस समझते हुए जाना है कि ये आंसर कब हमें लिखना है, जब इवेंट एंड कंडीशन मिल चुकी है। क्या है, इवेंट एंड कंडीशन मिली, एक बार मैनेजमेंट से वापस पूछ लो, अरे असेसमेंट नहीं किया तो कर दे मेरे भाई। फिर मैनेजमेंट ने जो प्लान बनाया उसको इवेल्युएट करो, उसकी फिजिबिलिटी, उसकी इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट को बोलो कैश फ्लो फोरकास्ट दे यार, क्यों ले रहे हो, क्यों मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो, ताकि उसकी डेटा की रिलायबिलिटी चेक करे, मैनेजमेंट के अजम्पशंस रिलायबल है क्या, रीजनेबल है क्या, वो चेक करे। और कैश फ्लो फोरकास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है। देन कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या आफ्टर द मैनेजमेंट असेसमेंट, वो इवेल्युएट, वो कंसीडर कर लो। एंड फाइनली ऑब्टेन WR फ्रॉम मैनेजमेंट एंड TCWG रिगार्डिंग देयर प्लान्स, रिगार्डिंग द प्लान फीजिबिलिटी, इफेक्टिवनेस, वो तुम WR ले लो उसकी जगह। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? दिस इज़ योर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। उसके बहुत सारे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर के कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, जिसको आपको रीड करके चलना है। ठीक है, इसको आपको रीड करके चलना है। ये एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है, जो ऑडिटर अलग से भी कर सकता है, ऑडिटर कर सकता है। सर क्या है एग्जाम्पल? जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यार, कोई लिटिगेशन से रिलेटेड लीगल इश्यूज, लिटिगेशन से रिलेटेड इवेंट एंड कंडीशंस थी, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर विल कंसल्ट विद लीगल काउंसिल। ठीक है, लेट्स से कोई डिबेंचर एंड लोन से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, तो वो एग्जामिन कर लेगा। लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट असेस कर लो। ठीक है, फिर
और तुम्हें ये रीडिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये 3-4 पॉइंट है जो मैं तुम्हें मार्क करा रहा हूँ एग्जांपल्स के लिए, बाकी को बस रीड करके चलना। ठीक है, पॉइंट इसके लिए डन। यहाँ तक क्लैरिटी है माय डियर स्टूडेंट्स? तुम्हें बस लिंक करना है। देखो अपन ने अभी तक क्या कैसे टॉपिक्स की तरफ अपन पढ़े हैं, हवा में नहीं बढ़े हैं। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड, वी टुक अ ओवरव्यू ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है, फिर हमने देखा कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स देख लिए, 3 पॉइंट थे इससे रिलेटेड। ठीक है, फिर हमने हमारे ऑब्जेक्टिव की बात करी, 1 2 3। फिर हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात करी, वही प्रिलिमिनरी असेसमेंट वाला टॉपिक। ठीक है, फिर इवेंट और कंडीशंस के एग्जांपल्स पढ़े, और इवेंट और कंडीशन अगर आइडेंटिफाई हो गई तो ऑडिट प्रोसीजर क्या होगे, ये अपना फ्लो चला है। तो ऑडिट प्रोसीजर क्या होगे, ये हमारा फ्लो चला है। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? डन। ठीक है सर। अब एक छोटा सा टॉपिक है, मैनेजमेंट का असेसमेंट को इवैल्यूएट करना। मैंने आपको क्या बोला था कि कम से कम 12 महीने का तो उसका पीरियड उसको लेके चलना है। आज मैनेजमेंट खड़ा है तो 12 मंथ्स तो मिनिमम पीरियड है जो उसको देखना है कि भाई हम गोइंग कंसर्न से रिलेटेड उसको 12 अगले 12 महीने का तो पोजीशन देखनी देखनी है। ठीक है, तो इफ़ मैनेजमेंट असेसमेंट इज अंडर 12 मंथ्स, अगर 12 महीने से कम है तो हम उसको बोलेंगे भाई तेरा असेसमेंट बढ़ा। ठीक है, कम से कम 12 महीने का तो उसको कवर करना ही है, और जितना मैनेजमेंट ने पीरियड कवर करा है उतना आपको इवेल्युएट करना है साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसमें एक एमसीक्यू आ सकता है। लेट्स से यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ टीसीएस। टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 10 ईयर्स में 25% CAGR ग्रोथ करी है, कोई डेट नहीं है। ठीक है, सब कुछ फेवरेबल है, कोई भी की रेशियो एडवर्स नहीं है। ऐसे केस में तुम तुम्हें लगता है गोइंग कंसर्न का असेसमेंट बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत है मैनेजमेंट को? भाई वो तो अल्टीमेटली दिख ही रहा है ना चीज़ों से, गोइंग कंसर्न का कोई इश्यूज़ ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला स्टैंडर्ड ने, ऐसे सिनेरियोज में जब कंपनी बहुत हाईली प्रॉफिटेबल है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके पास में सारी एक्सेस है, कोई भी लोन लेने चाहे मिल सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ऐसे केस में मैनेजमेंट अगर डिटेल असेसमेंट नहीं भी करेगा ना चलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें घबराना नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट ज़्यादा असेसमेंट नहीं भी करे चलेगा। ठीक है, एज ऑडिटर तुम रिलाई कर लोगे उस पर, कोई लोड वाली बात नहीं है। क्या ये पॉइंट समझ में आता है? दिस इज अ वेरी स्पेशल पॉइंट जो एमसीक्यू में आईसीआई ने आरटीपी मई 2024 या उससे एक अटेम्प्ट पहले एक अटेम्प्ट बाद में पूछा था क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, मैनेजमेंट ने डिटेल असेसमेंट नहीं किया, क्या ये सही किया क्या? अरे चल जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, काम चल जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? तो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, रेस्ट रीड करके चलना। क्या ये बात आपको समझ में आती है? देन देखो, फास्ट ट्रैक और डिटेल में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहेगा ही ना यार। डिटेल्ड में ऐसा होता है कि मैं एक एक टॉपिक लिखवाता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ, फिर समराइज़ कराता हूँ। वो डिटेल्ड की तो एक अलग ही कहानी होती है भाई मेरे को समझाने की। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ना कि सर फास्ट ट्रैक बैच में बाकी स्टैंडर्ड्स में भी आप देखो ना बहुत डिटेल्ड है, बट इफ़ यू कंपेयर विद द रेगुलर बैच उसका 50% होता है, वो 50% कंटेंट होता है। क्योंकि रेगुलर बैच में तो क्या कहानी होती है, रेगुलर बैच में मैं पूरा टॉपिक समझाता हूँ, उसके नोट्स लिखवाता हूँ। ठीक है, फिर उसको समराइज़ कराता हूँ, उसके क्वेश्चन साथ में अपन डिस्कस करते हैं। वो तो रेगुलर बैच की तो अलग ही कहानी होती है। ठीक है, ये फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए, तो फास्ट ट्रैक बैच में कॉन्सेप्ट पूरा कवर होएगा। यस, कॉन्सेप्ट पूरा कवर होगा। एंड मैं आपको इतना तक बोल सकता हूँ, आप अगर ये लेक्चर देख रहे हो ना, और अगर आप पहले किसी से पढ़े हुए हो ना, तो खुद से पूछो एक बार कि कंपेरिजन में क्या ये डिटेल है या नहीं है।
कंपेयर करना, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, ऐसे कुछ बात नहीं है, क्योंकि मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि फास्ट ट्रैक बैच भी अपना काफ़ी डिटेल्ड है। ठीक है, डन। अब है लास्ट पोर्शन अपना रिपोर्टिंग का। लास्ट पोर्शन है अपना रिपोर्टिंग के, अपन बात पे आ रहे हैं। ठीक है, देखो भाई, इजी है, बट आपको जस्ट एक ऐसे 705 की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। मैं इसकी थोड़ी सी बात एक बार लिखवा देता हूँ, है ना, एक बार लिखवा दूंगा ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, वरना क्या रट्टाफिकेशन मारोगे और एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, 2 में से 0 ही लेके आओगे, चांस ही नहीं है, तुम्हारा तुक्का लगेगा। ठीक है, तो भाई लॉजिकली समझ लेना। तो ये बच्चे सीधे रटने की कोशिश करते हैं, अरे दिमाग नहीं लगाओगे ना तो 100% तुम गलत करके आओगे। ठीक है, बात समझ में आती है?